हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा जो है चैप्टर चल रहा था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसका हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी देख लिया है और हमने लास्ट वीडियो में ना रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। अब आज आपको क्या करना है, मिरर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मिरर इक्वेशन का डेरिवेशन करना है। तो उसी को हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। आपको मिरर इक्वेशन जानने से पहले आपको फोकस आना चाहिए। व्हाट इज फोकस? फोकस का डेफिनेशन क्या है? कॉनकेव मिरर के लिए भी हमने फोकस को डिफाइन किया था, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हमने फोकस को डिफाइन किया था। और भी मैग्निफिकेशन भी आपको, आपने क्लास 10th में थोड़ा बहुत आइडिया लिया हुआ मैग्निफिकेशन क्या होता है। सबसे मेन चीज जो यहाँ पे है मिरर की इक्वेशन को प्रूव करने के लिए, वो प्रूव करने के लिए सबसे मेन चीज क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और स्पेरिकल मिरर के लिए कुछ लॉज थे इमेज फॉर्मेशन के, क्लास 10th में आपने पढ़े होंगे। लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, कुछ लॉज थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो लॉ किस टाइप के थे थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ जनरली, फिर हम इस मिरर के क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई लाइट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, देखो ए पी, अगर कोई लाइट रे जैसे ये लाइट रे है बी एन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाती है। पहला लॉ तो ऐसा था। फिर एक लॉ और था कि अगर ये लाइट रे इस फोकस से होके जाए तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, जब रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी। इसी तरीके से जो लाइट रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही वापस चली जाती है। ये कुछ तीन लॉस थे जो मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया, ये आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे। आज हमने क्या करना है, आज हमने मिरर इक्वेशन जो है ना इसको डेरिवेट करना है। तो बिना कुछ सोचे हम इस मिरर इक्वेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है, द मिरर इक्वेशन। मैं आपको पहले बता रहा हूं, हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर को लेके सॉल्व कर रहे हैं, आप कॉन्वेक्स मिरर को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आपको ऐसा पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा कि कॉनकेव मिरर की हेल्प से आपको मिरर इक्वेशन निकालनी है या कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से आपको मिरर इक्वेशन निकालनी है। आपको मिरर इक्वेशन सिर्फ निकालनी है, आप कोई सी भी मिरर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव मिरर को हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी, एक ऑब्जेक्ट हमने ए बी यहाँ पे कंसीडर करनी है। मिरर प्रोड्यूस इमेज ए वन बी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। ये मिरर जो है ना, यहाँ पे कॉन्वेक्स के मिरर हमने लगा रखा है, ये इसकी एक इमेज बनाएगा। जो इमेज क्या बन रही है, देखो ए वन बी वन इसकी इमेज बन रही है। देखो ये इन्वर्टेड इमेज है, रियल इमेज है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। मैंने आपको वर्चुअल और रियल इमेज का कॉन्सेप्ट भी बताया है। यहाँ पे जो है ये रियल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है रियल इमेज का। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी जो हमने कॉनकेव मिरर के सामने रख दिया इस तरीके से। इसका फॉर्मेशन होगा, इससे इमेज बनेगी। तो यहाँ पे इमेज जो बनी है ए वन बी वन बन रही है। यहाँ पे लिखा है बी एन इज पैरेलल टू ए पी, आपको दिख रहा होगा। देखो बी एन इंसिडेंट लाइट रे है, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है भाई, इस प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये जो लाइट रे होगी ये फोकस से होके निकल जाएगी इस तरीके से, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके इस तरीके से चली जाएगी। इसी तरीके से सिमिलरली बी एम, आपको दिख रहा होगा बी एम, ठीक है, बी एम इज गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ना, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही वापस आ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को ही वापस चली जाएगी। इस तरीके से लॉ था, ठीक है ना। ये दो लॉ थे, इसकी मदद से हमने यहाँ पे एक फिगर बना दिया, ए वन बी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट है, ए वन बी वन क्या है, उसकी इमेज है। अच्छा, अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो ये जो ए बी की हाइट है ना यहाँ से यहाँ तक, इतना ही हमने ये एन एल की भी हाइट लेनी है। एन एल बी क्या है, परपेंडिकुलर है इस एक्सिस पे। देखो ये क्या है, ये वाली लाइट रे इसके पैरेलल है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे से यहाँ पे तक की जो डिस्टेंस होगी, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस ये होने वाली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे मिरर की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें ट्रायंगल लेने हैं। देखो एक ट्रायंगल कौन सा लेना है, ए बी सी। आपको दो ट्रायंगल लेने में, आपको दो ट्रायंगल जो बताऊंगा उनमें हम कंपैरिजन करते हैं। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए वन बी वन सी। देखो अब हम इस डेरिवेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपका मिरर इक्वेशन डेरिवेट करने के लिए आएगा, आप ये फिगर वहां पे ड्रॉ करेंगे और फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको थोड़ा सा लिखना है। मैंने ज्यादा लिखने को आपको दिया भी नहीं है, बस बाकी सब वो फिगर से ही समझ में आ जाता है। सिर्फ आपको डेरिवेशन को करना है जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ए वन बी वन सी में आप ध्यान से देखें, ये हो गया ए बी सी, और ये देखो ये हो गया ए वन, ये देखो ये ए वन लिखा है मैंने, ए वन, और ये बी वन और ये सी। इन दो ट्रायंगल में हम कंपैरिजन करते हैं। तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा, देखो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल बी वन ए वन सी। देखो ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों 90 है ना, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी वन ए वन सी, ईच क्या लिख देंगे यहाँ पे 90 डिग्री। सिमिलरली आपको ये वाला एंगल दिख रहा होगा, देखो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, बिकॉज ये क्या है, दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देखो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए वन सी बी वन, आप यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, ये दोनों सिमिलर निकल के आगे, यानी कि ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए वन बी वन सी के।
तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी से ये सिमिलर हो रहे हैं, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, क्योंकि आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी होगी क्लास 10th में जब आपने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल हमने यहाँ पे सिमिलर निकाल दिए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर आते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना वो सेम रेशियो में आ जाती है, सेम प्रोपोर्शन में आ जाती है, वही चीज हमने यहाँ पे लिखनी है। तो देखो ये वाला ट्रायंगल की हम एबीसी ट्रायंगल की ए बी वाली साइड लेते हैं, तो ले लिया ए बी, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी, और इस वाले ट्रायंगल की वाली साइड ले लेते हैं A1 B1, इस तरीके से A1 B1 आपको साफ साफ दिख रहा होगा। देखो ये ए बी और ये A1 ये B1 इज इक्वल टू आपको क्या करना है, देखो ये ले लेना ए सी, इस वाले ट्रायंगल की एबीसी ट्रायंगल की हमने पहले ए बी साइड ली और इस वाले ट्रायंगल की हमने पहले A1 B1 ली। अब इस वाले ट्रायंगल की हम एबीसी ट्रायंगल की हम AC साइड ले रहे हैं, तो इस ट्रायंगल की हम A1C ये वाली साइड ले लेंगे। तो इस तरीके से एक इक्वेशन ड्रॉ हो जाएगी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। सिमिलरली आपको एक बात याद रखनी है, देखो सिमिलरली आप यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक हो जाती है अगर स्पेलिंग में तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आपको क्या करना है, देखो सिमिलरली में आपको ये A1 B1 और ये F ट्रायंगल A1 B1 और F आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। देखो ये है ट्रायंगल A1, ये B1 और ये F, ये देखो इतना इतना ट्रायंगल, ये किसके सिमिलर होगा, इस FLN के ये वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं सिमिलर टू ट्रायंगल FL और N, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है, दोनों ट्रायंगल हमने यहाँ पे फिर से सिमिलर दिखा दिए। अब देखो जैसे ये दो ट्रायंगल सिमिलर थे उसके लिए हमने ये क्वेश्चन बनाई। सिमिलरली हमने ये वाला ट्रायंगल के ये वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलरिटी दिखाना है, सिमिलर प्रूव करना है, और वो सिमिलर इसी तरीके से डबल एंगल वाली प्रॉपर्टी से सिमिलर आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी भी करस्पॉन्डिंग साइड बराबर लेनी है। देखो हम पहले वाले ट्रायंगल की साइड ले रहे हैं A1 B1, दूसरे ट्रायंगल की साइड ले लो। अब जब हमने इस वाले ट्रायंगल की साइड A1 B1 ली तो इस वाले ट्रायंगल की हम क्या ले लेंगे NL या फिर LN, जो भी आप बोल सकते हो, आप ले लो यहाँ पे NL इज इक्वल टू, आप इस वाले ट्रायंगल की देखो ये वाली साइड लो A1F, तो लिख लिया हमने A1F और डिवाइड में लिख देंगे हम FL ये वाले ट्रायंगल की साइड। तो ये क्या कर रहे हैं हम, दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं, वो सिमिलर आ रहे हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड हम सेम रेशियो में ले रहे हैं, सेम प्रोपोर्शन में ले रहे हैं। तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है, अभी मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई थी, ए बी बराबर किसके हो गया, NL के बराबर हो गया। तो आप ना इस NL की जगह आप ए बी भी लिख सकते हैं इस तरीके से, A1 B1 अपॉन A B इज इक्वल टू A1 F अपॉन FL। आप इस वाली इक्वेशन को ना आप नेक्स्ट पेज में लिखना, लेकिन अब मैं एक स्टेप यहीं पे बता रहा हूँ आपको क्या करना है। देखो इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसको आप अपोजिट करके लिख दो, इस ए बी को ऊपर लिख दो, ये ए बी ऊपर चला जाएगा, ये A1 B1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू में क्या बच जाएगा, जब ये अपोजिट होंगे ये रिवर्स होंगे, ए बी ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये भी रिवर्स होंगे, यानी कि FL भी ऊपर जाएगा और A1 F भी नीचे आ जाएगा। तो FL को ऊपर भेज दो और A1 F को नीचे भेज दो, और इसको एक इक्वेशन नहीं बना लो, इक्वेशन 2। देखो ये बनी इक्वेशन फर्स्ट और ये बनी इक्वेशन 2। अब आपको ये दोनों इक्वेशन ध्यान से दिख रही होंगी, तो इनमें देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर है, यहाँ भी ए बी अपॉन A1 B1 है, यहाँ भी ए बी अपॉन A1 B1 है, तो इसकी राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगी, हम बराबर ले लेंगे। तो हम कंपैरिजन करने के बाद इसमें लिखेंगे, हमने जो दो इक्वेशन बनाई थी ना, अब उन दो इक्वेशन की हमने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर थी, तो हमने उसकी राइट हैंड साइड बराबर लिखनी थी। तो हमने लिखना है फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 उनके जो राइट हैंड साइड उनको बराबर लिख लो, वो हो जाएगा AC अपॉन A1C इज इक्वल टू आपको बचेगा FL अपॉन A1F, ठीक है ना। उस फिगर को आप ध्यान से देख के ना ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा देखो एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो L वाला पॉइंट है ना इसको कंसिडर करना है, क्या करना है, सिंस कंसिडर करना है, सिंस L इज वेरी नियर टू पोल ऑफ द मिरर, ये बात आपको लिखनी है। और जहां पे आपके पास L होगा ना उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे, P से, पोल से। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, AC अपॉन A1C इज इक्वल टू FP हो जाएगा और ये हो जाएगा A1F, ठीक है ना। आपको ये बात का ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, L को आपने P से क्या कर दिया, वो कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप सारी वैल्यू निकालेंगे किक करके। देखो पहले ये P से हमने कैसे रिप्लेस किया, मैंने आपको लास्ट जब हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला डेरिवेशन पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि L को आपको P के बहुत नियर मानना है, पोल के बहुत नियर, और उसको P के ही बराबर वहां पे लिख देना है, ठीक है ना। थोड़ी सी हम कुछ बातें याद रखते हैं। देखो ये AC को कैलकुलेट करेंगे, अब हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, ये भी और ये भी, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके आप यहाँ पे पुट करोगे ना और इसको सॉल्व करोगे जनरल सा, तो आपके पास जो मिरर फॉर्मूला है वो निकल के आ जाएगा। देखो अब AC की बात करते हैं कि AC कैसे निकलेगा। इसी तरीके से आपको A1C भी निकालेंगे, इसी तरीके से आप FP भी निकालेंगे, इस तरीके से आप A1F भी निकालेंगे, सारी वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। AC, अब AC कैसे निकलेगा, AC को ध्यान से देख लेते हैं, AC कैसे निकलता है। एक बार फिगर पे हम नजर मारते हैं, एक पॉइंट को हम देखेंगे AC कैसे निकलेगा, उसी तरीके से आप सारे पॉइंट निकाल पाएंगे। तो आपका फिगर दिख रहा होगा, देखो इसमें AC कैलकुलेट करना है, मतलब AC देखो यहाँ से आता है, अगर आपको दिख रहा होगा तो AC को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा आइडिया लगाओ, AC इक्वल टू A से लेकर P तक ले लो पूरी डिस्टेंस AP, और उसको माइनस कर दो किसके साथ, C से लेके P तक के साथ, तो आपके पास AC निकल के आ जाएगा। जनरल से अलजेब्रिक मैथ है, हमने क्या करना है, देखो जितनी भी आपके पास डिस्टेंस दे रखी है ना,
ये सारे डिस्टेंस को आपको पोल से कंसिडर करना है, मतलब पोल वाला टर्म उसमें आना चाहिए। इसलिए हमने ए सी को निकालने के लिए क्या करा, टोटल ले लिया ए से लेके पी तक, पोल तक, फिर उसके बाद हमने उसको माइनस कर दिया सी से लेके पी तक, तो हमारे पास ए सी यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट बच चुका है। तो देखो मैंने क्या बोला, आपको डिस्टेंस को पोल से कंसिडर करना है, पोल से लेना है, ताकि आपका जो डेरिवेशन है ना वो सही निकल के आए। कैसे, देखो अब आगे देखते हैं। ए सी बराबर क्या बोला मैंने, ए पी माइनस सी पी, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ए सी बराबर के लिख देंगे ए पी माइनस सी पी। इसी तरीके से आप ए वन सी, अगर आपको ध्यान होगा तो ए तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ए वन जो है इमेज की पोजीशन है, तो इमेज की पोजीशन तो आपको क्या करना है, ए वन की जगह ए वन पी लिखना है और इसी तरीके से सी पी लिख देना है, आंसर आ जाएगा आपका फिर से। ठीक है ना, अगर आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोला, ए वन क्या लिखना है, ए वन पी लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है आपको, ए वन पी लिखने के बाद मैंने आपको क्या बोला, ठीक है, ए वन हमें ए वन सी निकालना है ना। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी हमने अभी क्या गलती कर दी, देखो थोड़ा सा हमें क्या गलत हो गया, देखो सीपी ना बड़ा है तो सीपी को आगे लिखेंगे और ए वन पी को पीछे लिखेंगे, इसको कट कर देते हैं यहाँ पे से, है ना। तो ए वन सी की वैल्यू जो आएगी ना वो आएगी सीपी माइनस ए वन पी, क्योंकि सीपी वहां पे बड़ा है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे ना, मैंने आपको फिगर बताया, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप दे सकते हैं कि ए वन सी को कैसे कैलकुलेट करना है, सीपी माइनस ए वन पी, क्योंकि सीपी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप एफ पी, एफ देखो क्या है, फोकस है, पी क्या है, पोल, तो फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को आप फोकल लेंथ से दिखाते हैं, आप इसको डायरेक्टली एफ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम माइनस में लेते हैं, तो यहाँ पे आपको माइनस भी लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब ए वन एफ को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए वन एफ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ए वन एफ को आप कैलकुलेट करेंगे, ए वन पी ले लो, कंप्लीट है ना, ए वन पी ले लो और उसको माइनस कर दो एफ पी के साथ, तो आपके पास ए वन एफ निकल के आ जाएगा। ये सारी वैल्यू आपके पास फिगर में देखेंगे आप, तो आपको क्या करना है, वहां से सारी वैल्यू दिख जाएंगी। मैंने आपको बोला इन वैल्यू को निकालने के लिए आपको पोल से डिस्टेंस लेनी है, जैसे मैंने एसी वाला समझाया, सिमिलरली आप सारे पार्ट भी इसके समझ सकते हैं। ठीक है ना, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो एसी की जगह हम लिख देंगे एपी माइनस सीपी, इसी तरीके से ए वन सी की जगह लिखेंगे आप सीपी माइनस ए वन पी, और इक्वल टू आएगा एफ पी की जगह आपको माइनस एफ रखना है, आप रख सकते हैं डायरेक्टली माइनस एफ रख दो, और ए वन एफ की जगह लिख दो आप ए वन पी माइनस एफ पी। अब ये सारी वैल्यू आपको जो दिख रही होंगी ना, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। अब देखते हैं और भी समझते हैं। देखो एपी क्या है, देखो एपी है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द पोल। देखो क्या है, ए क्या है, ए है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द पोल। तो आपको अगर याद होगा तो हम इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर आपको मिरर से निकालनी है तो हम उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर आपको पोल से देखनी है तो आपको यू से रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे जो है आपके पास कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखी होती है, तो इसलिए एपी की जगह आपको माइनस यू अप्लाई करना है, आपको ध्यान रखना इस बात का। सीपी की जगह, सीपी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो आप इसको माइनस आर रख देंगे, क्योंकि हम यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं। इसी तरीके से ए वन पी भी आप क्या रख देंगे, तो ए वन क्या है, इमेज की पोजीशन है, इमेज की पोजीशन फ्रॉम द पोल, उसको हम वी से दिखाते थे, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ही जा रहे हैं मिरर के, तो फिर से माइनस रख देंगे। अब ये सारी वैल्यू आपको हम पे पुट करेंगे, और आपको मैंने एफ पी की वैल्यू तो बता दी है, ये फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर की, जिसको हम माइनस में लेते हैं। अब ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एपी की जगह आपने माइनस यू रख दिया, सीपी की जगह आपने माइनस आर रख दिया इस तरीके से, और सीपी की जगह आप फिर ने माइनस आर रखा, और ए वन पी की जगह आपने रख दिया माइनस वी। इसी तरीके से आपके पास इधर बच गया माइनस एफ अपॉन ए वन पी की वैल्यू माइनस वी रख दो। इसी तरीके से यहाँ पे एफ पी की वैल्यू भी यहाँ पे पुट हम कर देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, देखो माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस का वी इज इक्वल टू माइनस एफ, और नीचे बच जाएगा माइनस वी प्लस एफ। अब आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा फर्दर सॉल्व हो जाएगा। देखो किस तरीके से, माइनस यू प्लस आर, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप माइनस वी प्लस एफ से, और इस तरफ आप लिख दो माइनस एफ को मल्टीप्लाई कर दो माइनस आर प्लस वी से। अब आप इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे, देखो क्या होगा, यू को पहले वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू इंटू वी यू वी हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इस u को इस f से मल्टीप्लाई करना तो माइनस यू एफ हो जाएगा। इसी तरीके से आप r को v से मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा, और फिर r को आप f से मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा, और इधर बच जाएगा f r और प्लस एफ वी। तो देखो ये भी आर एफ, ये भी आर एफ, बात तो एक ही नहीं, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो बच रहा है, देखो क्या बच रहा है, यू वी माइनस यू एफ माइनस आर वी इक्वल टू एफ वी। ठीक है ना, इतना बच गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, देखो इस r की वैल्यू ना हमें पुट कर सकते हैं। अगर आपको जानते होंगे आप, मैंने आपको बताया था कि f इक्वल टू आर बाई टू होता है, यानी कि r इक्वल टू आप 2f यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे r की जगह, तो ये हो जाएगा यू वी। तो हमने देखो ये uv लिख दिया, और ये माइनस यू एफ हो गया, और मैंने बोला इस r की जगह आप यहाँ पे 2f लिख सकते हैं, तो r की जगह हो जाएगा 2f, और ये v हो जाएगा, और ये एफ वी इसी तरीके से रह जाएगा। ठीक है ना, अब आपको उसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, आपका आंसर निकलने वाला है। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच गए। देखो अब थोड़ा सा हमें मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक था, देखो माइनस एफ को हमने आर से मल्टीप्लाई करा, माइनस आर से तो एफ आर आया था, अभी माइनस एफ को इस माइनस बी से मल्टीप्लाई करके ना यहाँ पे माइनस आना चाहिए था ऐसे, तो यहाँ पे ना माइनस चल रहा है, पहले से आपको इस बात का ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब इसको आगे आप फर्दर सॉल्व कर देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये यूवी को ऐसे छोड़ दो, बाकी सब चीजें उस तरफ ले जाओ।
तो देखो ये यू एफ उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस एफ बी तो पहले से है ही वहां, और ये माइनस टू एफ बी उधर आएगा, प्लस का टू एफ बी, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो टू एफ बी से एक एफ बी घटा दो तो यहाँ पे एफ बी बच जाएगा। इसको आगे और आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखो क्या बचेगा आपके पास ये ऐसा हो जाएगा यू वी इज इक्वल टू आपके पास बच जाएगा यू एफ अब प्लस वी एफ। इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, तो सिंपल इक्वेशन बन गई, अब इसको सिंपली सॉल्व कर देना, आपका आंसर आने वाला है। आपको करना है डिवाइड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, या फिर विद द ऐसे लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू यू वी एफ, तीनों से डिवाइड कर दो। देखो क्या होगा, पहले तो इस तरफ ऊपर यू वी है ना, इसको आप यू वी और एफ से डिवाइड कर दो, इस तरफ भी यू एफ है, इसको भी यू वी और एफ से डिवाइड कर दो, और इस तरफ वी एफ है, इसको भी आप यू वी और एफ से डिवाइड कर दो, जो कटेगा वो कट जाएगा। देखो यू वी से यू वी कैंसिल हुआ, इस यू से यू, इस एफ से एफ, इसी तरीके से इस एफ से एफ, इस बी से बी, तो आपके बाद देखो क्या बच रहा है, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, और यही मिरर फॉर्मूला था, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही क्या था, मिरर फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला कैलकुलेट कर चुके हैं कि वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है, यहाँ पे हमने इसका डेरिवेशन सीख लिया क्लास 12th में कि इसका डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं। आप इन सब बातों को लिख भी सकते हैं कि एफ क्या है, एफ जो है वो फोकल लेंथ है। ठीक है, एफ क्या है, यहाँ पे फोकल लेंथ है, और आप जानते हैं यू क्या है भाई, यू है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है आपको, यह है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, या फिर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। इस सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। और वी भी आप लिख सकते हैं, वी में भी आप लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, यहां पे लिखेंगे आप पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू, या फिर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मिरर फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। देखो मिरर फॉर्मूले में क्या था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम छोटा सा डेरिवेशन और करने वाले हैं इसी वीडियो में आगे, जिसमें हम लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। इसको हम मिरर फॉर्मूले के साथ ही इंक्लूड कर देते हैं और इस टॉपिक को यहाँ पे आज खत्म कर देते हैं। फिर इसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड। ठीक है, अब हम हमारा जो है इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी में ऐड करके, जिसका नाम होगा लीनियर मैग्निफिकेशन। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द स्फेरिकल मिरर। तो उसका फॉर्मूला डेरिवेट करने से पहले ना हम लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, जो यहाँ पे मैं लिखना छूट गई है, उसको हम लिख लेते हैं। देखो लीनियर मैग्निफिकेशन को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, छोटा सा उसका डेफिनेशन लिखनी है आपको। लिखना है लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब क्या है, आपको किस तरीके से यहाँ पे इसको देखना है। देखो इसका फॉर्मूला जो होता है ना स्मॉल एम होता है, और इसको हम दिखाते हैं एच डैश अपॉन एच से। मैं आपको बताता हूँ एच डैश क्या है। एच डैश जो है यहाँ पे इस वाले फिगर में एच डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज आपको दिख रही होगी A1 B1, यहाँ पे फिगर से देखो यह है हाइट ऑफ इमेज, ये इमेज बन रही है ना, तो इमेज की हाइट कितनी है A1 B1। इसी तरीके से जो एच है ना इस फिगर के अकॉर्डिंग वह है AB। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये सारी बातें याद रखनी है। और मैंने आपको कुछ बोला भी था, अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हाइट देखते हैं तो वो पॉजिटिव होती है, नीचे की तरफ हाइट देखते हैं वो नेगेटिव होती है। तो ये तो जनरल सा लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। एच डैश क्या होता है मैंने बता दिया आपको, हाइट ऑफ इमेज, और एच होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा ठीक है, ये तो हमने लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख दिया। एक बात आपको हमसे थोड़ी सी ध्यान रखनी है, स्टार मार के आप लिख सकते हैं कि अगर आपका m की वैल्यू 1 आ गई ना, तो आपको याद रखना है कि एच डैश बराबर एच होता है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाती है। अगर m की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 1 आ गई, यानी कि 1 से छोटी आ गई, तो आप बोलेंगे कि एच डैश जो है ना हाइट ऑफ जो इमेज है वो लेस देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आती है ना, m की वैल्यू कितनी आती है, ग्रेटर देन 1 आती है, तो आपको याद रखना हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले वाले केस में तो सेम साइज का इमेज बनेगा, दूसरा वाला जो केस है इसमें जो है इमेज का जो साइज होगा थोड़ा छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और जो थर्ड वाला मैंने आपको यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है, इसमें क्या होगा, इमेज का जो हाइट होगा ना वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा होगा। कुछ चीज और याद रखनी है, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना m की वैल्यू क्या पता कभी नेगेटिव में दे दे, तो याद रखना आपको नेगेटिव वैल्यू अगर m दे रहा है, लीनियर मैग्निफिकेशन की अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है। ये सारी बात आपको याद रखनी है जितनी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब साफ साफ है कि आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो ये था आपके पास लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया। क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि m इक्वल टू एच डैश बाई एच। और एच डैश क्या है मैंने आपको बता दिया, h क्या है बता दिया। अब मैंने आपको m के कुछ केस भी बताए, अगर m की वैल्यू 1 आती है इसका मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और m की वैल्यू अगर लेस देन 1 आती है इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
और ये दो केस भी हम यहाँ पे से कंप्लीट कर चुके हैं कि एम की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। तो ये था आपके पास लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में, उसका फॉर्मूला जनरल सा जो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए एक फॉर्मूला डेरिवेट करना है जो इस फिगर से हम डेरिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है भाई, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसीडर करनी है, जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी कंसीडर की है। ये देखो ये ए बी ऑब्जेक्ट है और इसकी जो इमेज बन रही है ना वो बन रही है A1 B1। ठीक हो गई बात। अब हमें फ्रॉम फिगर से देखना है। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एंगल आई बराबर एंगल आर। क्या भाई देखो ये यहाँ से एक लाइट रे आई है और यहाँ पे पोल पे टकराई और सीधा चली गई, तो सीधी सी बात है देखो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बनना है, इंसिडेंस, और ये बनना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो आई बराबर आर होता है, तो सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी पी आपको दिख रहा होगा, ए बी पी, और दूसरा ट्रायंगल A1B1P एंड ट्रायंगल A1B1P। अगर आप इन दो ट्रायंगल को कंपेयर करोगे ना तो एंगल ए यानी कि ये वाला एंगल, में एंगल ए लिख रहा हूं डायरेक्टली, इज इक्वल टू ये एंगल A1 के बराबर होगा, यानी कि इस वाले एंगल के होगा जो मैं फिगर में आपको दिखा रहा हूं। आप इसको कंप्लीट भी लिख सकते हैं, ईच 90। ठीक है, इसी तरीके से जो देखो इस वाले ट्रायंगल का ABP ट्रायंगल का ये ऊपर वाला एंगल दिख रहा है, ये आई लिखा हुआ है। ठीक है, ये आई वाला एंगल ये नीचे वाले ट्रायंगल के इस आर वाले एंगल के बराबर होगा। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर। और आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल A1B1P। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, और जब ये सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी हमें सेम रेशियो में लेनी होंगी, सीधी सी बात है। तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड हम पहले ABP वाले ट्रायंगल की लेते हैं, AB हमने साइड ले ली। ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल की हम साइड लेते हैं, देखो A1B1 ले लेते हैं, जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था मिरर फॉर्मूले में। और अब क्या करना है आपको, अब अपने ये वाली ट्रायंगल की ये वाली लाइन ले लेनी है, देखो AP ले लेना है कंप्लीट। तो हमने लिख दिया AP और इस तरफ लिख देंगे हम A1P। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, दोनों जो ट्रायंगल है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम रेशियो ले रहे हैं। हमने हाइट का रेशियो हाइट के साथ लिया और इस डिस्टेंस का रेशियो इस डिस्टेंस के साथ लिया, यानी कि देखो AP डिस्टेंस किसकी है, इस ABP ट्रायंगल की, और A1P डिस्टेंस किसकी है, इस A1B1 और P वाले ट्रायंगल की। तो हमने इसको सेम रेशियो में लिख लिया। अब थोड़ा सा इसको ना अपोजिट कर देते हैं, देखो A1B1 को हमने ऊपर लिख दिया, AB को नीचे लिख दिया। इसी तरीके से आप इस A1P को ऊपर लिख दो, AP को नीचे लिख दो, रिवर्स कर दिया हमने, उल्टा कर दिए हैं वो। अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यू रखनी है। देखो A1B1 क्या है भाई, A1B1 क्या हाइट ऑफ इमेज है, और वो नीचे की तरफ को बननी है तो आपको याद रखना है, उसको आप माइनस में लेंगे, माइनस H डैश लिखेंगे। और देखो ये AB क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऊपर की तरफ को है ना, अबव है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो हम इसको प्लस में लिख देंगे H। और A1P देखो, A1P क्या है, ये क्या है भाई, पोजीशन ऑफ इमेज है फ्रॉम द पोल। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बनना तो -B से ले लेंगे, अभी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, यानी कि लास्ट हमने मिरर इक्वेशन में देखा। और इसी तरीके से AP जो आपके पास है, AP क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है फ्रॉम द पोल, और इसको -U करके दिखाएंगे। तो आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा H डैश अपॉन H बराबर -V अपॉन U। इस तरीके से आपके पास ये फॉर्मूला बन चुका है। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो हमें पता है कि M बराबर H डैश अपॉन H होता है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, तो आप इसको कंप्लीटली लिख सकते हैं H डैश अपॉन H बराबर -V अपॉन U। तो इस तरीके से आपके पास लीनियर मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला भी यहाँ पे बन जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, देखो थोड़ा सा एक रिकैप करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि मिरर इक्वेशन कैसे डेरिवेट होती है, कहां से हमने उसे डेरिवेट करा, और हमने स्पेरिकल मिरर जो होते हैं उनका हमने लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में जाना। लीनियर मैग्निफिकेशन के जितने फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूं, जितने केस मैं आपको बता चुका हूं, इतना ही यहाँ पे क्या होता है, इतने केस इसके इंपॉर्टेंट है, और इससे ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके पास जरूर पेपर में फंसेगा। तो ठीक है, आज के लिए हमने क्या पढ़ा, मिरर इक्वेशन पढ़ी और लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा। तो इस चीज को आपको ध्यान से देखना है, समझना है, डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है, तब आपको ये समझ में आएगी। अब हम आने वाली वीडियो में क्या करेंगे, इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल लाएंगे, इसी मिरर से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल लाने वाले हैं। वैसे हमारे पास जो चैप्टर था ना, आपको याद होगा, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर में जो है हमारे पास हमने क्या पढ़ना है भाई, हम अभी पहला जो टॉपिक था हमारे पास रिफ्लेक्शन था, उसी को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं 2-3 दिनों से, है ना, कुछ लेक्चर हम इसके ले आए हैं। और अब ये जो है इसका लास्ट लेक्चर था। हमने रिफ्लेक्शन के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, स्पेरिकल मिरर्स क्या होता है ना, स्पेरिकल मिरर क्या होता है, मिरर की इक्वेशन क्या होती है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, F=R/2 क्या था, ये चीजें हम सब देख चुके हैं। अब हमने रिफ्लेक्शन का जितना आपके सिलेबस में था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उतना मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी है। थैंक यू।